तो आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। निकाल लो कॉपी, बनाते हुए चलना है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम, पूरा नाम क्या है बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म भी हम लिख सकते हैं, युग्म। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हम ये समझेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है बताओ? बोलो, व्यापक रूप क्या होता है? बोलते हुए चलो। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर x का गुणांक कौन है बताओ? x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है बताओ? a है। x का गुणांक a है। उसी प्रकार से y का गुणांक कौन है बाबू? y का गुणांक कौन है बताओ? b है। उसी प्रकार से बताओ अचर पद कौन है? अचर पद, अचर पद कौन है बाबू? c है। बिल्कुल सही है, अचर पद क्या है? c है। ठीक, जैसे हम एक संख्या ले लें, तो संख्या कहते हैं एक, इसका व्यापक रूप है ना। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर में 0। तो बताओ इसमें a का मान कौन है बताओ? a का मान 2 है। इसी प्रकार से b का मान क्या है बाबू बताओ? b का मान जो है ना 3 है। b का मान कितना है? 3। और c का मान कितना है बताओ? 9 है। a का मान, b का मान और c का मान कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखो, जैसे हम समीकरण बनता कैसे है, समीकरण कैसे बन सकता है, तो जैसे हम कल भी उदाहरण लिए थे। मान लो कि हमने किसको भेजा बाजार बाबू? राम को। ठीक है, कल का ही उदाहरण ले लेते थे। राम को जब हम बाजार भेजे, तो उसको दो वस्तु लाने के लिए भेजे। कितना वस्तु? दो वस्तु। क्या क्या बाबू? एक था कॉपी था, है ना, और एक कलम था, है ना। उसने दो कलम लिया, और बाबू उसने 3 कॉपी लिया और 2 कलम लिया। ठीक है, तो देखो इसको बनाना किस प्रकार से है। हम मान लिए कि कॉपी का जो मूल्य होगा बाबू, प्रति रुपये कॉपी, मतलब एक कॉपी का जो मूल्य होगा वो 1 रुपया होगा। ये तो हम कलम के मूल्य को हम मान लेते हैं 1 रुपया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को मानना पड़ेगा, और इसीलिए दो चर आ रहा है। कितने चर? दो चर। चर किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चर किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो हम यहाँ पर माने कि एक, है ना, एक कॉपी का मूल्य, कॉपी का मूल्य हमने क्या माना बाबू? एक कॉपी का मूल्य बताओ 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। अब बताओ, अगर एक कॉपी का मूल्य 1 रुपया है बाबू, तो हम कितना कॉपी खरीद रहे हैं बताओ? 3 कॉपी खरीद रहे हैं। तो 3 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा? 3 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? 3x रुपया होगा। 3x रुपया होगा। 3 कॉपी का मूल्य क्या होगा बाबू? 3x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य क्या मानेंगे बाबू बताओ? 22 रुपया। क्यों नहीं एक्स मानेंगे? क्योंकि हमको एक्स मान चुके हैं पहले। और इसमें कितना चर होना चाहिए? लगभग 2 चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए? 2 चर। 2 चर होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे, चूंकि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या मानेंगे बाबू बताओ? एक्स 22 रुपया मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? 22 रुपया। अब बताओ, तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा? 2 कलम का मूल्य क्या होगा बताओ?
2 बाई होगा, 2 बाई होगा। और राम जब बाजार गया था तो उसने 50 रुपये खर्च किए टोटल। कितने किए बाबू? 50 रुपये। अब बताओ कॉपी के ऊपर कुल खर्च किया गया कितना है? कॉपी के ऊपर कितना कुल खर्च किया गया बताओ? 3x रुपया है कि नहीं? 3x रुपया। और बताओ कलम के ऊपर कुल कितना खर्च किया गया? 2 बाई। तो कुल खर्च मतलब दो वस्तु खरीदें तो एक वस्तु पर कुल किया गया खर्च और एक वस्तु पर कुल किया गया खर्च कुल खर्च के बराबर होगा। मतलब जितना रुपया लेके गया था उसके बराबर होगा। होगा कि नहीं? तो इसीलिए बन जाएगा समीकरण। क्या बनेगा बाबू? 2x अरे 3x 3x प्लस 2 बाई बराबर में कुल खर्च। तो ये हो गया हमारा समीकरण। और देखो बाबू समीकरण उसी रूप में है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 3x प्लस 2 बाई माइनस 50 बराबर में क्या आएगा बाबू? 0। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है ना। तो इस व्यापक रूप के ही जैसा है, व्यापक रूप के ही जैसा है। जैसे हम यहाँ पर देखें ए का मान क्या है बाबू? ए का मान 3 है, बी का मान क्या है? 2 है, और सी का मान क्या है बाबू बताओ? -50 है। चिन्ह सहित लेना है। क्या लेना है? चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो दिक्कत चिन्ह सहित लेना है। ठीक हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, अब समीकरण में आते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, समीकरण में आते हैं, इसको मिटाते हैं। याद रखना है समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा बाबू बोलिए तो? 3x प्लस 2 बाई बराबर में कितना था? 50 एन था। तो देखो यहाँ पर क्या है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ा है ना? तो उसमें जो बाबू एक्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बताओ? एक्स को हम भुज कहते हैं और बाई को हम क्या कहते हैं बाबू? कोटि कहते हैं। एक्स को हम भुज कहते हैं, बाई को क्या कहते हैं? कोटि। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि राम जो था बाबू वो कॉपी को नहीं एक्स माने बाबू। मान लेते हैं कि राम जो था एक कॉपी का मूल्य जो है वो 10 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में बाबू? 10 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार जब बाजार गया है हम उसको दूसरी बार नहीं भेजेंगे, पहली बार ये पहले मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हम बिंदु ले रहे हैं, हम अनुभव लगा रहे हैं, ले सकते हैं ए बी सी, कई बार अनुभव लगा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि राम ने एक कॉपी 10 रुपया में खरीदा था, तो यहाँ पर एक्स का मान हम 10 रखें, तो बाई का मान कुछ आएगा, मतलब कलम का मूल्य जरूर आएगा, है ना? कैसे आएगा देखो, तो 3x के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू? 10 प्लस 2 बाई बराबर में कितना होगा? 50। ठीक है, 10 तिया 30 प्लस 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 50। प्लस में तो बाबू माइनस में, क्योंकि अचर अचर एक तरफ जाना चाहेगा, दोनों जाति जाति का है तो एक तरफ जाना ही चाहेगा। ठीक है, क्लियर? तो प्लस में तो दे जाएगा माइनस में, तो 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा? 20। काट देंगे कितना आएगा बाबू? 10। इसका मतलब एक कलम का मूल्य जो है बाबू 10 रुपया है। 10 आया फिर से, तो 10 आया, 10 या 30, ये भी 10 ना, मतलब दुगुने 10 20 और 30 20 50। हाँ सही तो है। चलो अब क्या है बाबू, अलग मानते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं 20 मानेंगे तो 20 या 60 तो इसी हो जाएगा ना, माइनस में चल जाएगा लगता है। चलो मान लेते हैं कि एक कॉपी का मूल्य जो है ना बाबू, उनका बंद दिया 45, 45 जाएगा ना, 5 इसमें देर आ जाएगा तो क्या मान लेंगे? 24 होगा ना, 24 प्लस में जाएगा माइनस में, 50 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 26। 8 मान लेते हैं, चलो ठीक है। मानते हैं कि एक कॉपी का मूल्य 8 रुपया है। क्या मानते हैं बाबू? एक कॉपी का मूल्य 8 रुपया है। ठीक है, तो 3
अब उन्हें एक्स की जगह पर हम 8 रखेंगे बाबू, प्लस 2y है, क्या है बउआ 2y बराबर में कितना है बाबू 50। तुम भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अड़तिया 24 प्लस 2y बराबर में 50 है, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू बताओ 26। 26 नहीं आया, 24 का 24 48 2 जोड़ दो इसमें है ना, काट देंगे कितना आया 13। इसका मतलब कहने का अर्थ है कलम का मूल्य क्या है बाबू 13, मतलब अच्छा कॉपी सस्ता वाला ले लिया, कल में महंगा वाला ले लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो ये बिंदु है, तो इस प्रकार से अनेकों बिंदु आ सकते हैं, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु। अच्छा ए बिंदु का नियामक क्या है बताओ तो तुम सब, ए बिंदु का नियामक क्या है, हम क्या लिखें, अब तुम बताओ तो बी बिंदु का नियामक क्या है यहाँ पर बताओ तुम। तो पहले क्या लिखा जाता है एक्स लिखा जाता है, फिर बाद में वाई लिखा जाता है। एक्स को हम क्या कहते हैं बाबू भुज, वाई को कोटि। हाँ तो चलो ठीक है, एक्स क्या है बाबू 10, तो 10 कौमा क्या लिखेंगे 10, सही है ना 10,10। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 8,13, 8,13 लिख दिए, क्लियर है। तो ये बिंदु के नियामक हैं, एक्स नियामक और वाई नियामक, भुज और कोटि, भुज और कोटि। तो बताओ दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे अनंत हल होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पर, ठीक है। थोड़ा सा काफी तेजी से बढ़ना होगा, कल भी बताए थे, इसी तरीके से बताए थे ना कल भी, चलो ठीक है। तुम्हारे मन में जो है ना पैटर्न बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी पैटर्न से इस चैप्टर को तुम समझो, है ना, इसी पैटर्न से। एक खास पैटर्न होता है किसी चीज को समझने का, है कि नहीं, तरीका होता है, तो एक ही तरीका से बार बार बताते हैं इसलिए ताकि तुमको समझ में आ जाए। एक बार जब समझ में आएगा तो तुम अपना तरीका बदल लो, फिर समझने का जो तरीका बदल सकता है, तो किसी भी तरह से तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। मेन है कि मामला क्या है ये समझना जरूरी है, मामला समझ गया। देखो अब जो है बाबू हम दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण समीकरण के युग्म, क्या लिखेंगे बाबू युग्म, युग्म मतलब क्या होता है बाबू बताओ जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो व्यापक रूप होगा वो होगा इसे a1x b1 और c1 बराबर 0, उसी तरह से a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0, सही कि नहीं, ये व्यापक रूप है। और ये जो व्यापक रूप है बाबू इसके बदले हम समीकरण लिख सकते हैं। जैसे हम मान लो कि राम को हमने 2 बार बाजार भेजा, पहला जो भेजा था बाबू 3x प्लस 2y बराबर 50 था, इस बार हम उसको 100 रुपया दिए और बोले 4 कॉपी लेके आना बाबू, क्या कॉपी 4 कॉपी लेके आना है तुमको, और जो है ना बाबू 3 कलम लेके आना है, ठीक है। और भाव तो वही बाजार में रहेगा, मार्केट में भाव अभी घटा बढ़ा नहीं है, मार्केट में भाव अभी घटा बढ़ा नहीं है, ठीक है। मान लो हम उसको 70 रुपया दिए थे, कितना रुपया 70, समीकरण 1 समीकरण 2, 4 कॉपी लेने भेजे बाबू, तो एक कॉपी का मूल्य था x रुपया, तो 4 कॉपी का मूल्य 4x। अब बाबू देखो 3 कलम लेने भेजे ना उसको, तो एक कलम का मूल्य था y रुपया, तो 3 कलम का मूल्य 3y, अब टोटल खर्चा हुआ 70 रुपया, समझाए बात। तो इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब तुमसे पूछ देगा कि a1 का मान क्या है, a1 का मान a2 का a1 का मान b1 का मान, ये तो c1 का मान पूछे तो पहला समीकरण में देखना है ना। उसी प्रकार से a2 या तो y2 या तो c2 का मान पूछे तो दूसरा समीकरण में देखना है। और हमेशा याद रखना a b और c क्या होगा बाबू वास्तविक संख्या होगा, a b और c क्या होगा बाबू वास्तविक संख्या होगा, चाहे a1 रहे चाहे a2 रहे, ठीक है। क्लियर है बाबू। हाँ अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि कुछ ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ तुम, जब हम राम को भेजे बाजार हो तो कलम लिया कॉपी लिया पहला दिन,
फिर दूसरा दिन भी भेजे, फिर कलम लिया, फिर से कॉपी लिया। तो बताओ भाव क्या कलम और कॉपी का बदला होगा? नहीं ना बदला, नियत है ना। तो कोई ऐसा तो जरूर आएगा जो यहाँ पर कलम का दाम रखाएगा और यहाँ पर क्या बाबू, अति सॉरी, यहाँ पर कॉपी का दाम रखाएगा, यहाँ पर कलम का दाम रखाएगा, 50 रुपए पूरेगा। यहाँ भी वही चीज, तो 70 रुपए पूरेगा। हाँ, होगा ना कोई भाव बाबू। तो देखते हैं क्या है। तो उसको पता करने के लिए, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा इसका अनुपात, है ना। तो जानता ही दो चर मतलब एक्स बाई, रैखिक मतलब बाबू अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक है। समीकरण मतलब बाबू दायां पक्ष और बायां पक्ष। चलो अनुपात में हम आ जाते हैं। तो अनुपात जब निकालेंगे तब पता चलेगा कि इसका हल निकला है या नहीं निकलेगा। मतलब राम सही बोला है या नहीं बोला है, कि झूठ बोल दिया है, पैसा बचा लिया है, ये भी तो हो सकता है। तो देखो बाबू, उसका नियम है A1/A2, सॉरी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा, और C1/C2 से कोई लेना देना हमें नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तभी हल करना है, नहीं तो हल नहीं करना है। इसके तीन स्थिति बनेंगे अनुपात के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का तीन स्थिति बनेगा। हो सकता है कि राम जो है ना बाबू झूठ बोला है, राम क्या है बाबू, झूठ बोला है, ये भी हो सकता है। राम जो है ना हो सकता है कि झूठ बोला या तो सही बोला है, दो चीज हो सकता है। झूठ बोला होगा तो कोई हल नहीं, है ना। और राम एक ही बार बाजार गया होगा तो उसका अनेक हल। और राम अगर सच बोला है तो अद्वितीय हल मतलब अकेला हल। जब इस प्रकार से आए तो उसका हल जो आएगा अद्वितीय हल आएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा हम समझाते हैं। अद्वितीय हल कौन सा हल बाबू, अद्वितीय मतलब अकेला हल। ऐसा हल बाबू अकेला हल, एक हल कल है तो एक हल, कितना हल, एक हल। जब एक हल आएगा ना तो उसका रेखा खिंचाएगा, ऐसा बाबू प्रतिच्छेदी। जैसे उसमें है हम लोग बनाए थे ना, तो क्या आया था बाबू, 10,10 आया था ना। तो मान लो 10,10 को हम दिखा सकते थे ना। और क्या आया था बाबू, 8,13 आया था। तो देखो इसका हम ग्राफ खींच सकते थे, कैसे बाबू, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा कर देना ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक उसी प्रकार से, हेलो, हाँ बोलो, प्रणाम मम्मी। हाँ, हम्म, तो देखो 10 हो गया ना बाबू। इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, ये बिंदु क्या था बाबू, 10,10। 10 यहां से हम लेंगे, 10 ये हो गया, और 10 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यहाँ आएगा और 10 यहाँ आएगा, मिलेगा। तो ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 8 और 13 है बाबू, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया यहाँ, और 13 हो गया ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ खींच देंगे सबसे ऊपर। यहाँ पर दो बिंदु है ना, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सरल रेखा। क्या बनेगा, एक सरल रेखा, है ना। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा ना, पढ़ा, ये तो रिवीजन चल रहा है ना, तो सरल रेखा बन रहा है। तो उसी प्रकार से दो समीकरण है, तो दोनों को समीकरण, दोनों समीकरण के लिए सरल रेखा खिंचाएगा, एक इधर से एक इधर से। जब खिंचाएगा ना बाबू दो समीकरण का सरल रेखा, तो दोनों एक दूसरे को काट देगा। और जिस बिंदु पर काटेगा ना, तो किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं, एक्स नियामक और वाई नियामक। तो एक्स नियामक और वाई नियामक की क्या होगा, इस दोनों समीकरण का हल होगा। इस दोनों समीकरण का क्या होगा बाबू, हल होगा। और देखो जब ये दोनों रेखा मिलना चाह रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या बाबू, संगत है। क्या है, संगत है, संगत है। कहीं पे भी मिले तो संगत, और जब मिल जाए तो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में दुश्मनी नहीं है। अरे कोई मिलजुल के रहा तो दोनों में कैसे दुश्मनी है। अच्छा हम बोले कि दोनों मिल के रहना चाहता है, लेकिन दोनों में दुश्मनी भी है, ऐसे थोड़ी होगा। अगर मिल के रह रहा है तो दुश्मनी नहीं है, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा, मतलब अविरोधी है। क्या बाबू, अविरोधी है, अविरोधी है। क्या है, अविरोधी है। क्लियर है। तो ये तीन चीज लिखना है,
अब देखो बाबू, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि हो सकता है कि समीकरण बाबू A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए, मतलब तीनों चीज बराबर आ जाए, तब बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम कहेंगे अनेक हल। क्या कहेंगे? अनेक हल। सब चीज बराबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों समीकरण क्या है? सेम है। दोनों समीकरण क्या है बाबू? सेम है। बस उसमें 2 गुना किया गया, 3 गुना किया गया है ना, गुणज है एक दूसरे का, एक दूसरे का क्या है बाबू? गुणज है, और कुछ नहीं है। तो देखो अनेक हल होगा, क्या होगा बाबू? अनेक हल। जब अनेक हल होगा तो इसकी रेखा कैसे खिंचाएंगे? एक के ऊपर एक, मतलब दोनों समीकरण में एक ही है तो खींचेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा, है सरल रेखा। अब देखो बाबू, दोनों मिलना चाह रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? हर एक बिंदु पे मिल रहा है, तो ये भी संगत है। और ये भी क्या है बाबू? अविरोधी है। अविरोधी है, ये भी क्या है? अविरोधी है। ठीक, क्लियर? ये भी क्या है? अविरोधी है। और कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा कौन? C1/C2। तो इसको हम कहेंगे बाबू, इसको हम कहेंगे, इसमें होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो बाबू इसका रेखा जो है ना फरक फरक चलेगा, और जब फरक फरक चल रहा तो क्या बाबू? असंगत है, मतलब दोस्ती नहीं है दोनों में। और जब दोस्ती नहीं है तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा ही करेगा, दुश्मनी तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बाबू? तो इस तरह के समीकरण को हम पेश करते हैं, इसको तो हम हल करेंगे ही करेंगे। इस तरह के 3 समीकरण हम तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक है, देखो 3 समीकरण, पहला समीकरण जो बाबू, पहला समीकरण हम यही ले लेते हैं, 3x प्लस क्या बाबू? 2y बराबर में 50 था, और 4x बराबर में 3y बराबर में कितना था बाबू? 70 था। पहला समीकरण देखो, इसको चेक करके देख लो, A1/A2, और क्या कर लो बाबू? A1/A2, B1/B2, और क्या कर लो? C1/C2 करके देख लो, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा करके देख लो, चेक करेंगे तो 3/4, 2/3 बराबर है, नहीं ना बराबर, तो क्या होगा बाबू? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, मतलब अकेला हल है। कितना हल है बाबू? अकेला हल है, एक हल है। और जब एक हल है तो प्रतिच्छेदी, और जब प्रतिच्छेदी है तो बाबू संगत, संगत, और जब संगत है तो अविरोधी। हमेशा याद रखना, इसको तो तुम याद रखना ही रखना है। ठीक है, इस चीज को भूलना कभी नहीं है। ठीक है, इसको एकदम अनुपात वाला बाबू सबसे ज्यादा सवाल बनता है फ्यूचर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, चलो अगला जो समीकरण होगा बाबू हमारा इस प्रकार से होगा, जैसे मान लो ले लिए हैं 2x प्लस 4y, जैसे इसी में ले लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर में है इतना। ठीक है, और इसका हम 2 गुना कर देते हैं, 6x प्लस 3y बराबर में है 100। ये दोनों समीकरण एक ही है। अब कैसे एक है? तो 3 गुने 2 करेंगे तो 6, 2 गुने 3, ओहो 4 में आना चाहिए, 4 आएगा। और इससे 2 गुना करेंगे कितना आएगा बाबू? 100 आ रहा है ना। ये दोनों समीकरण एक ही है। जैसे इसमें देखो बाबू 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा? 3x प्लस 2y बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 50 आएगा। ये तो ऐसे समझो, जैसे देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर आया 0 बचा। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू? 3x प्लस क्या आएगा बाबू? 2y माइनस 50। अब बताओ, गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, तो 3x प्लस 2y माइनस 50 बराबर 0/2। 0/2 कहेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से क्या आएगा? 3x प्लस 2y माइनस 50 है तो उधर चल जाएगा प्लस 50। तो ये दोनों समीकरण एक है, सेम है। तो इसका कितना हल आएगा बताओ? अनेक हल। कितना हल है बाबू? अनेक हल। इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। इसके अनेक हल होंगे, जैसे हम चेक करते हैं बाबू,
जैसे देखो A1 बटे A2, B1, अरे उतना काहे लिखते रहते, ऊपर में तो लिखा ले कि, चलो चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या बाबू 3/6 कर लिए ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 2/4, और क्या बाबू 50/100। अभी बराबर का चिन्ह नहीं देखना, काटो दो, काटो दो, काटो दो, सबका मान क्या है 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब सब क्या बाबू आपस में बराबर है। तो जब बराबर होगा तो क्या खिंचाएगा, समपाती। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, समपाती कहेंगे। समपाती रेखा इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, ठीक है। इसको हम संपाती कहते हैं। जब संपाती बाबू, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाह रहा है, हर एक बिंदु पे मिलना चाह रहा है। तो हर एक बिंदु पे मिल रहा तो अनेक हल, एक बिंदु पे मिल रहा तो एक हल, और कोई बिंदु पे नहीं मिल रहा तो कोई हल नहीं। सिंपल सी बात है। तो बाबू संगत है तो क्या कहलाएगा, अविरोधी, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा, मतलब दोनों मित्र है और गहरा मित्र है। अरे प्रतिच्छेदी तो कम मित्र है, तो एक दूसरे के बीच में कम मित्रता है, इन दोनों के बीच में एकदम गहराई से मित्रता है, एकदम मिलनसार है ना। समझ आ रहा है क्या है, मिलनसार है। ठंडी आ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर लो हो जाएगा है। अब देखो बाबू इसमें क्या है, इसमें क्या है देखो, 2x है, ठीक है। तो 2x+3y बराबर मान लो 6 है, ठीक है। तो दो को तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो कैसे बाबू, 4x 6y +7, अति बराबर में 7 दे देंगे, ठीक है। अब देखो चेक करो, तो क्या आएगा बाबू, 2/4, ऊपर नीचे ले 3/6 और 6/7, ठीक है। तो बताओ ये दोनों बराबर है ये नहीं है, है बराबर, काटो पहले, दो दो, 1/2 बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे बाबू, इस स्थिति को हम कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे बाबू, समांतर। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो आएगा समांतर। और क्या आएगा बाबू, जब समांतर है तो बाबू इन दोनों के बीच में दोस्ती है कि नहीं है, नहीं, असंगत, मतलब संगति नहीं है, कोई संगति नहीं, लंगोटिया हार नहीं है एकदम से, है कि नहीं। और बाबू जब असंगत है तो क्या है, विरोधी, एक दूसरे के बीच में दुश्मनी जरूर होगा, है ना। तो असंगत हो गया बाबू, अब क्या कहलाएगा, विरोधी। क्या कहलाएगा, विरोधी। तो ये तीन चीज है। अब बताओ हल किसको करना है, तो पहले वाले को हल करना है, अद्वितीय हल। जिसका अकेला हल आएगा ना बाबू, उसी को हल करना है। और इसको हल करने के पहले कोई भी समीकरण दे, दो चार वाले रैखिक समीकरण का युग्म दे तुमको, तो पहले चेक करो। और जब चेक करेगा ना तो ऐसा आ जाए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, तभी इसको हल करना शुरू करना है। हल करने के 4 विधि हैं, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। इस दोनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तो फिक्स है बाबू, अनेक हल, बिंदु रखते जाओ, x का मान रखो y का मान आएगा, x का मान रखो y का मान आएगा, x का मान रखो y। अरे इसमें तुम कुछ भी रख के देख लो, नहीं आएगा कभी। अब दो युग में है ना, अकेला में तुम थोड़ी नहीं रखेगा, और रखबो करेगा तो ऐसे ग्राफ खिंचाएगा। तो जब कभी मिलवे नहीं किया किसी बिंदु पे, तो हल कैसे है। हल का मतलब क्या है, जो दोनों समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, दोनों समीकरण को एकदम संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। देखो हम दिखाते हैं इसका, हम दिखाएंगे संतुष्ट का मतलब क्या हुआ। जो सही बोला गया है, राम सही बोलेगा, कैसे बोलेगा बाबू, देखो मिटाते हैं और सब बनाते हैं, तुमको दिखाते हैं, है ना। तो जब अद्वितीय हल आए, कौन हल आए, अद्वितीय हल, तो उसके 4 विधि याद रखना है, और बाकी में किसी में प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है हमेशा, समझा कि नहीं। देखो अद्वितीय हल, कौन सा हल बाबू, अद्वितीय हल। क्या रहेगा बाबू नियम, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब रहे तो उसको क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। कौन सा हल बाबू, अद्वितीय हल। कैसा होगा बाबू, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा बाबू, संगत, मिलना चाहेगा। और कैसा होगा, अविरोधी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास समीकरण है जिसको हम चेक कर लिए थे। क्या था बाबू, 3x+2y बराबर में 50, और क्या था बाबू 4x प्लस में 3y बराबर में 70। तो बाबू इसको तो हम चेक कर चुके हैं ना, 3/4 और 2/3 बराबर नहीं है, चेक कर चुके हैं, 3/4 और
2/3 बराबर नहीं है। तो इसके कितने नियम है बनाने के बताओ। अद्वितीय हल है तो इसको बनाने के कितने नियम है? 4 नियम है। पहला नियम है बाबू विलोपन। पहला क्या बाबू? विलोपन विधि। और देखो दूसरा क्या है बाबू? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और तीसरा क्या है बाबू? वज्र गुणन विधि। वज्र कैसे लिखा है? वज्र ऐसे वज्र गुणन विधि। कौन विधि बाबू? वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले कौन बताएंगे बताओ? विलोपन विधि। सबसे पहला जो बताएंगे बाबू विलोपन विधि बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। अगर तुम सबको आता है तो बनाते हुए चलना है। ठीक, कोई दिक्कत ना है। देखो विलोपन विधि में क्या करना है बाबू? करना कुछ नहीं है। देखो 3x प्लस 2y बराबर में 50 है ना? 50 है। और क्या बाबू? 4x प्लस 3y बराबर में 70 है ना? क्या काम करो, इसका जो है ना बाबू x का गुणांक ऊपर गुना कर दो। ये तो इस समीकरण का x का गुणांक इसमें गुना कर दो पूरे में। ये तो इस समीकरण का x का गुणांक इसमें गुना कर दो पूरे में। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणांक जो है ना बाबू इसमें गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 4 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 4×3 = 12x। इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा बाबू? 8y। इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 200 आ गया। अब बताओ इसका गुणांक इसमें गुना करेंगे, इसका गुणांक इसमें। उस समय बोलने में मिस्टेक हो गया था। दोनों एक दूसरे का गुणांक करना पड़ेगा। x का गुणांक इसमें और इसका x का गुणांक इसमें। मतलब कहने का अर्थ है पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण में गुना करना है। ठीक है, और फिर दूसरे समीकरण के x का गुणांक पहले समीकरण में गुना करना है। तो वही ना, 4 को हम 3 ऊपर गुना कर दिए और 3 को नीचे गुना कर देते हैं। तो 4×3 = 12x, 3×3 = 9y। और कितना आ गया बाबू बताओ? 210 आ गया ना? अभी जो नया वाला समीकरण आया बाबू इस दोनों का उपयोग करना है। इस दोनों को बाहर निकाल करके इसका उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर? हालांकि देखो हम x का गुणांक कर रहे हैं, हमारा इच्छा होगा कि नहीं y का गुणांक करें, तो इस 2 को उठाओ और इस 2 को उठाओ इस पूरे समीकरण में गुना कर दो। ठीक है, और इस 3 को उठाओ पूरे समीकरण में गुना कर दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x का गुणांक ही हम गुना कर सकते हैं, y का गुणांक भी करेंगे। हाँ, लेकिन एक बार हम जब y का गुणांक कर रहे हैं तो दोनों समीकरण में वही चीज होगा। मतलब पहले समीकरण का y का गुणांक जो होगा दूसरे में गुना होगा और दूसरे समीकरण का y का गुणांक पहले में गुना होगा। समझ में आया बात? ठीक है, क्लियर? तो ये समीकरण बन गया ना बाबू 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे बाबू? देखो इधर ध्यान दो। 12x प्लस 8y बराबर में कितना है बाबू? 200। और यहाँ पर क्या बाबू? 12x प्लस 9y बराबर में कितना बाबू? 210। घटा दो, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस खत्म। ये दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा बाबू? -22, -1 ये तो बाई का लो सिर्फ। और कितना आएगा बाबू? -10, माइनस से माइनस खत्म। बाई का मान कितना है बाबू? 10 आ गया ना? चलो अब x का मान कैसे लाएंगे सर जी? तो x का मान लाने के लिए बाबू पुराना समीकरण में रख दो, ये तो नया समीकरण में रख दो, ये तो इस समीकरण में रख दो, ये तो इस समीकरण में रख दो। पुराना समीकरण दोनों समीकरण में रख दो, पुराना वाला ये तो नया वाला, ये तो पहला समीकरण में, ये तो दूसरा समीकरण में, जिसमें रखना है रख दो। हम रख देते हैं बाबू पहला समीकरण पुराना वाला समीकरण में। x का मान कितना है बाबू? 10। तो 3×10 + 2y बराबर में 50। तो 30 आया ना बाबू? तो 50 माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 20। दिख रहा है? चलो दिख रहा है, काट देंगे कितना आएगा बाबू? 10। अरे बाई बाई के मानने आया था वो, तो बाई की जगह पर रखते हैं। की हो जाएगा बाबू 3x प्लस 2 गुने बाई मतलब 10 बराबर में 50। कितना आ गया बाबू? 3x बराबर प्लस में 50 माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 20। तो दूना 20 प्लस में चलता जाएगा तो माइनस में। तो 3x बराबर कितना आएगा बाबू बताओ? 30। काट देंगे कितना आएगा बाबू? 10। x का मान क्या है बाबू? 10। यानी x का मान क्या है? 10। और y का मान भी क्या है? 10। अब देखो तुमको समझाते हैं संतुष्टि का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है। अद्वितीय हल इसको क्यों कर रहे हैं, अकेला हल क्यों कर रहे हैं? अब कहेगा सर जी दूगो तो हल है, एगो x एगो y।
दोनों मिला के नहीं, निर्देशांक ज्यामिति किसी भी बिंदु के कितने नियामक होते हैं बताओ? दो नियामक होते हैं, लेकिन बिंदु तो एक ही है ना, हल तो एक ही है ना, बात समझ रहे हो ना? देखो अब देखो संतुष्टि का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है? देखो एक्स का मान भी 10 और वाई का मान भी 10, तुम दोनों समीकरण में रख दो। देखो जैसे देखो ए ध्यान दो, 3 एक्स का मान कितना है बाबू 10, 2 वाई का मान कितना है बाबू 10, का कितना है बाबू 50, 10 दिया 30, रदुना 20, 50 30 20 50, 50 बराबर 50। राम सही बोला था ना? राम सही बोला था, राम झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं किया राम, इसका मतलब। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा समीकरण को चेक कर लेते हैं बाबू। दूसरा दिन जब राम को हम भेजे थे, एक्स के जगह पर बाबू 10, वाई की जगह पर बाबू बताओ 10, प्रॉब्लम कितना बाबू 70, 10 10 चौक 40, 10 30 और 30 40 70, 70 बराबर 70, संतुष्ट कर दिया ना? इसको कहते हैं, इसको हम चेक करके समझाएं सिर्फ, समझा? तो कलम का दाम भी 10 और कॉपी का दाम भी। दूसरा दिन भेजे तब ना पता चला, लेकिन एक ही दिन भेजते तो पता नहीं चलता, 2 दिन भेजे तब पता चला दाम, है ना? अब आ जाते हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि में। कौन सा विधि में? प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करता है देखो, देखो ध्यान दो, 3x प्लस 2y बराबर कितना है बाबू 50। एक काम करो, पहला समीकरण से x का मान निकालो, ये तो y का मान निकालो, किसी का भी मान निकालो। अब बोलेगा सर जी मान कैसे निकाल लेंगे, मतलब तो बाबू देखो जिसका मान निकालना है उसको रख लो, जिसका मान नहीं निकालना भेज दो। अब बोलेगा सर ये तो चर है और ये चर है, कहाँ भेज दें? तो भेज दो, लेकिन कुछ करना नहीं, जोड़ना घटाना नहीं। अब घटबे नहीं करेगा, जोड़बे नहीं करेगा, जुटबे नहीं करेगा, तुम जोड़ कैसे देगा हो? प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 2y। अब बताओ बाबू इसका मान हमको चाहिए, x का मान चाहिए ना, तो गुना में है तो दे जाएगा तो भागा में। अरे 3 गुने x हुआ है तभी तो 3x आया है, तो गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 2y बराबर बटे में 3, यानी कहने का अर्थ x का मान इतना आया, ठीक है? अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो, क्लियर है? तो समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या बाबू x, जैसे लिखे 4x, तो x की जगह पर लिख देते हैं 50 माइनस 2y बटे 3, प्रतिस्थापित कर दिया। देखो दूसरा समीकरण में x था ना, अब x कहीं नहीं दिखेगा, x कहीं नहीं दिखेगा, इसको भगा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है? अब क्या बाबू 3y बराबर में कितना बाबू 70, नीचे में कुछ नहीं तो लिख देंगे 1, है ना? अब देखो कितना बच्चा कंफ्यूजन रहता है कि इसको नीचे गुना करेंगे ऊपर, अरे ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे को से गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे कितना आएगा बाबू 200, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा माइनस 8y बटे में 3 प्लस 3y बटे में 1 बटे बराबर 70, ठीक है? चलो अब इसको हल करो, कितना है बाबू, लासा लेंगे कितना आएगा 3, तो 3 से भागा देंगे 3 में कितना आएगा 1, गुना कर देंगे इस पूरे संख्या में कितना आ जाएगा 200 माइनस 8y, सेम टू सेम एज इट इज रह जाएगा, जिसका 10, बीच में क्या होगा प्लस, 1 से भागा देंगे 3 में कितना आएगा 3, गुना कर देंगे इसमें 3 दिया 9y, है ना? बराबर में कितना आ जाएगा वो 70, गुना में तो दे जाएगा तो, अच्छा सॉरी भागा में तो दे जाएगा तो गुना में, जो बटे में रहे मतलब भागा में है, दे जाएगा तो गुना में, ठीक है? तो 200 माइनस 8y प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 210। ये दोनों को हल कर लो, कितना आएगा, जाती जाती है ना बाबू, जाती जाती है तो जुटेगा और घटेगा भी, तो कितना आएगा बाबू बताओ, एक आएगा ना, प्लस 1y आएगा ना, बराबर में 210, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो 1y बराबर 210 और माइनस 200 कितना आएगा बाबू बताओ, y बराबर आया 10, y बराबर आया 10 हो, y बराबर 10 आ गया। अब तुम काम क्या करो, ये तीसरा समीकरण हो गया, जब हम पहला समीकरण को हल किए तो x का मान लाए बाबू, तीसरा समीकरण हो गया, इसी में रख दो। अब बोलेगा सर इसी में रखेंगे तो आंसर आएगा, अरे नहीं, इसमें रख दो y का मान तो भी x का मान आएगा, तुम क्या करता है कहाँ गया, हाँ इसमें रख दो, मतलब कहने का ये समीकरण में रख दो, ये समीकरण में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, ये तो इसमें रखना, यहाँ रखिएगा तो बड़ा सिंपल है, x बराबर डायरेक्ट है ना, तो यहाँ बाबू देखो x बराबर क्या है, मिटा दे
ऊपर हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है अब, ठीक है। अब विलोपन को मिटा देते हैं, ये भी कोई काम का नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, रुक जाओ, कोई काम का नहीं है। चलो अब देखो x बराबर क्या है बाबू बताओ, 50 माइनस 2y, तो 2y का मान कितना है 10, तो 10 लिख दिए, बटे में कितना बाबू 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 बटे 3, 50 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा वो 30 बटे 3 काट देंगे कितना आएगा 10, x का मान भी 10 आया। सेम प्रतिस्थापन विधि, अब आ जाएंगे वज्र गुणन विधि में। कौन सा विधि में बाबू, वज्र गुणन विधि में। अब हर बार जो हम संतुष्ट करके नहीं दिखाएंगे, तुम वही चीज माने, x का मान 10 y का मान 10, तो फिर एक बार करिए दिए तो अब तुम चेक करते रहना, दूसरा समीकरण में ये सब चेक करके देखो, है कि नहीं, जो हम बताते हैं ना उसका दूसरा समीकरण में अप्लाई मारो, ठीक। चलो मिटा दें, समीकरण याद है बाबू, 4x प्लस 3y बराबर है ना, यहाँ लिख देते हैं फिर से समीकरण, क्या है 3x प्लस 2y बराबर में 50, 4x प्लस 3y बराबर में 70। चलो मिटा देते हैं, अब बाकी सब आ जाते हैं वज्र गुणन विधि में। कौन सा विधि में, वज्र गुणन विधि में। देखो इसमें भी सेम आंसर आएगा, बस तुमको कुछ नहीं इस चैप्टर में यही करना था, अद्वितीय हल का हल निकालना था, जिसका अद्वितीय हल होगा देखो अनुपात से, देखो जो समीकरण दिल रहेगा उसको चेक करो, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, चुपचाप बना दो, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और ग्राफ की विधि। ग्राफ खींचना सिखाए थे ना समीकरण में, और उसी करके बिंदु ले ले, अपने मन से ले लेके जो कट जाए ले लेके ग्राफ खींचो, और जिस बिंदु पे मिलेगा वही हल है। ग्राफ की विधि ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है, पूछे ना पूछे तुमको समझना है ना। चलो ठीक है, आ जाते हैं वज्र गुणन विधि में। क्या है नाम बाबू, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होगा बाबू, माइनस एक्स बाई और क्या होगा 1, यही ना बाबू, ठीक है, माइनस एक्स बाई और 1, एक्स माइनस बाई 1 है, माइनस एक्स बाई 1 है। अच्छा बना लेते हैं, ये प्रीति यही है, ठीक है। चलो अब करना क्या है, इसका नाम बाबू ढकढकौआ विधि है, इसको लोग ढकढकौआ विधि भी कहते हैं। क्या कारण है ढकढकौआ विधि कहने का, क्या कारण है तो उसको समझ में आएगा ढकढकौआ विधि क्यों कहते हैं। देखो यहाँ पर कोई दिख रहा है ना, देखो सबसे पहले क्या करना है, एक्स के नीचे कुछ लिखना है तुमको, ठीक है, एक्स के नीचे कुछ लिखना है, तो एक्स के नीचे लिखना, तो एक्स को झाप दो, एक्स के साथ जो गुना में है समीकरण 1 समीकरण 2 को झाप दो। अब तुमको क्या क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये, तो करो तिरछा तिरछी गुना, क्या करो बाबू तिरछा तिरछी गुना कर दो इसको और इससे, देखो इसको इससे गुना करेंगे, अब संख्या में ही गुना करना है, यहाँ पर क्या है 2 बाई भले है लेकिन 2 से गुना करना है, 2 गुने 70 करेंगे कितना आएगा 140, यहाँ लिखो 140 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 150 ले। अब देखो बाई के लिए लिखना है तो बाई को झापो, इसको इससे गुना करो कितना आएगा 210, यहाँ लिखो 210 है ना, हरदम माइनस करना है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 200, जो भी मतलब खोज किया हुआ एकदम मतलब जीनियस आदमी होगा, वज्र गुणन विधि का जो खोज किया हुआ वाकई जीनियस होगा, है ना, समझा कि नहीं। अब देखो बाबू इसको हम बंद कर देंगे, कितना आया 9, पहले ऊपर से नीचे गुना करना है, पहले ऊपर वाला लेना, पहला वाला लेना है, जैसे इसको जहां पे तो पहला नंबर पे आ रहा है ना, ये दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो इसको इसे गुना करने 9 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, इसको इसे गुना करेंगे 8। अब करना क्या है बाबू, देखो माइनस एक्स बटे इसको हल करेंगे कितना आएगा बताओ, -10 आएगा, माइनस से माइनस पहले तो खत्म बाबू। अब बताओ बाई बटे इसको हल करेंगे कितना आएगा बाबू 10, अब में कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो बताओ 1। अब करना क्या है बाबू, ये तीनों आपस में बराबर है, बराबर है ना, क्योंकि फॉर्मूला में ही चिन्ह लगाया गया बराबर का, तो ये तीनों बराबर है, इसका मतलब जैसे 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, तो बताओ 50 के बराबर होगा कि नहीं, 50 के बराबर होगा कि नहीं, तो x बटे 10 जो है बराबर है 1 बटे 1 है कि नहीं, पहले बताओ है कि नहीं, है ना बाबू। उसी प्रकार से y बटे 10 जो है 1 बटे 1 के बराबर है कि नहीं, y बटे 10 जो है बराबर है कि नहीं 1 बटे 1 के,
है कि नहीं। इस दोनों को हल कर दो, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, एक्स का मान 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू वाई का मान, खत्म कहानी, चैप्टर फिनिश। सुनिए, बोलो तो ग्राफीय विधि भी बता देते हैं। ग्राफ खींचे थे, इसी का ग्राफ खींचे थे, 8 और 10 10 आया था और 8 और 13 आया था। चलो बता ही देते हैं, हटाओ। वाह, उतारा, इसको उतारेगा। हुआ कि नहीं, मिटा दें, क्या ग्राफीय विधि भी बता दें, कर लेना ग्राफ खींच करके हो, समाधान करते